हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2021 का पेपर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूटेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागॉजी के क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पेपर है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2 लैंग्वेजेस में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं डिस्कस करी हूँ इंग्लिश से क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से दिख पाए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज पर्सनालिटी थ्योरी। यानी किसने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात किया था अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं इसके, एल्फ्रेड एडलर, सिगमॉइड फ्रूड, एरिक एरिक्सन या नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की है। सेल्फ रेफर्स टू, सेल्फ का मतलब क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो एक ये हो सकता है, यानी कि सेल्फ का मतलब ये है एक ऐसी चीज़ जो एक पर्सन को दूसरों से अलग बनाती है, या फिर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर हिम टू सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, जो कि एक पर्सन को सोशल और कल्चरल ग्रुप से लिंक करती है, क्या वो सेल्फ है? या फिर सेल्फ एक टोटलिटी है इंडिविजुअल की, जिसमें उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस आते हैं, उसका आइडिया आता है, उसके थॉट्स आते हैं, उसकी फीलिंग्स आती हैं जो कि उसकी है अपने बारे में। ठीक है, तो क्या सेल्फ ये है या फिर नन ऑफ दीज? तो हमें ये बताना है। हिंदी में भी आप एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि आत्म का तात्पर्य क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि सेल्फ का मतलब होता है वो टोटलिटी में चीज़ें, जैसे कि एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, वो सब कुछ जो एक इंसान के अंदर होता है उसको हम सेल्फ कहते हैं, जो उसकी अपने बारे में चीज़ें हैं। ठीक है, वो सेल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है? जो पर्सनालिटी है वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों है, या फिर इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक। यानी कि जो पर्सनालिटी है वो जब बिहेवियर में शो होती है तो वो हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है। ठीक है, ये एक ऐसा फीचर है जो आसानी से बदला नहीं जा सकता, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें बताना है पर्सनालिटी के बारे में क्या चीज़ सही है इसमें। तो पर्सनालिटी के बारे में जो चीज़ सही है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये तीनों चीज़ें पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी इज, यानी कि ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? 4 ऑप्शंस है, रेमंड केटल, गॉर्डन एलपोर्ट, एच.जे. आइसेंग या फिर सिगमॉइड फ्रूड। तो इसका जो आंसर है वो है बी, गॉर्डन एलपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस है, पैवलॉल, स्किनर, बेंडूरा या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बेंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गर्ल चाइल्ड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हर। ठीक है, एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो उसका बिहेवियर क्या दिखाता है? उसकी शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़, या हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, या वेरी बिजी स्केड्यूल, या फिर डिज़ायर टू इम्प्रेस हर पेरेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिवॉर्ड्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें हमें कहा गया है कि रिवॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। ये किस अप्रोच के अकॉर्डिंग सही है? ठीक है, यह किस अप्रोच की मेन कैरेक्टरिस्टिक है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक या साइंटिफिक। तो जो मुझे लगता है इसका आंसर होगा वो होगा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। जब हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लर्निंग की यूज़ करते हैं तो हम ये मानते हैं कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग की प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है?
चार ऑप्शन हैं, नॉट प्रेजेंटिंग एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट ना करें, प्रेजेंटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस प्रेजेंट करें, पनिशमेंट दें, या फिर टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, या फिर जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है उसको हम प्रेजेंट ना करें। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को किसी एक स्टिमुलस से अच्छा फील नहीं होता है, वो उसके लिए एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, तो उस चीज़ को समझ के हम उसको टर्मिनेट कर दें अनप्लीजेंट स्टिमुलस को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, प्रोग्राम्ड लर्निंग इनमें से किस पे बेस्ड होती है? फील्ड थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग, गेसेल्ट लर्निंग थ्योरी, या क्लासिकल कंडीशनिंग? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैथमेटिक्स का टीचर है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की क्लासरूम में और फिर बच्चों को कहा कि अब जो बुक में तुम्हारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स किस लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, कंटिग्विटी, रीइंफोर्समेंट, रेडीनेस, या एक्सरसाइज। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्ट रेफर्स टू, इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, काफ़ी बड़े बड़े। पहला ऑप्शन ये है कि कोई भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस कि भाई वो किस चीज़ में एंगेज होना चाहता है, किस एक्टिविटी में एंगेज होना चाहता है जो कि दूसरों से रिलेटेड है, या फिर कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन की जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, क्या वो इंटरेस्ट है, या फिर उसका अंडरलाइंग पोटेंशियल, किसी भी चीज़ को, स्किल को सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो उसके अंदर एक पोटेंशियल है, क्या उसको इंटरेस्ट कहते हैं, या फिर ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे कि हम वर्ल्ड में रैशनली सोच सकते हैं, चीज़ों तक हम पहुंच सकते हैं और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, कि ये एक इंटरेस्ट का क्वालिटी है या क्या ये इंटरेस्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस कि वो किस एक्टिविटी में जाना चाहता है, किस एक्टिविटी को चूज़ करना चाहता है, किस एक्टिविटी के टूवर्ड्स जाना चाहता है, यानी कि एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अदर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस? किस मेथड में हम एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं 1-to-1 बात करते हुए? चार ऑप्शन हैं, केस स्टडी, सेल्फ रिपोर्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। तो ये तो चीज़ हमें पता ही है, इंटरव्यू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। ओके, चार ऑप्शन है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, हमेशा होता रहता है, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक। दूसरा है कि डेवलपमेंट हिस्टोरिकली कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तीसरा है डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट एक ही डायमेंशन में होता है, और डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक। तो मैं बताना है इनमें से कौन सी चीज़ गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थॉट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमीएंस इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पिगेट? तो हमें इसमें बताना है कि ऑब्जेक्ट परमीएंस का मतलब क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट हमेशा रहते हैं, ठीक है। ये कब पता लगना शुरू होता है बच्चे को कि हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो परमानेंट नेचर का है, ये चीज़ बच्चों को कब पता चलना शुरू होती है, किस स्टेज में? ऑफ पिगेट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चार स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मर ऑपरेशनल। तो इसका आंसर है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चों को पता लगना शुरू हो जाता है, जो कि 0 to 2 ईयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट बिगिन्स एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अडल्टहुड, या एडोलसेंस, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और प्यूबर्टी का भी ऑनसेट हो जाता है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडोलसेंस? एडोलसेंस के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो इसमें से जितने भी स्टेटमेंट में सारी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें कहा गया है कि एडोलसेंस में बच्चों को लगता है कि उनके पास एक इमेजिनरी ऑडियंस है और सब उन्हीं के बारे में चीज़ें हैं, है ना, उन्हीं के बारे में सब सोचते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने आप को यूनिक समझते हैं, वो भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि वो ये सोचते हैं कि भाई हम अलग ही आए हैं दुनिया में, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ नहीं हो सकती, जिसको हम पर्सनल फैबल्स कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव ही सही होगा,
क्योंकि तीनों चीज़ें सही हैं एडोलेसेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एनोरेक्सिया नर्वोसा किस चीज़ का डिसऑर्डर है? स्लीपिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर? तो इसका आंसर है ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट इज कॉल्ड। ठीक है, जब हमारे पास हम डिम लाइट से एक्सपोज होते हैं और फिर हमें ब्राइट लाइट से एक्सपोज होना पड़ता है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसमें एडजस्ट करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन, लाइट अडेप्टेशन या डार्क अडेप्टेशन या सैचुरेशन? तो इसका आंसर है लाइट अडेप्टेशन। इसका उल्टा होता है डार्क अडेप्टेशन, जहाँ पे हम पहले ब्राइट लाइट में होते हैं और फिर हमें डिम लाइट में जाना होता है, तो उसको डार्क अडेप्टेशन कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि डिम से ब्राइट में जाना है तो उसको लाइट अडेप्टेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग? लर्निंग के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? बिल्कुल। लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। लर्निंग जो है हमेशा एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व करती है। लर्निंग एक इनफ्रेट प्रोसेस है जो कि परफॉर्मेंस से डिफरेंट होती है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मल असेसमेंट? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फॉर्मल असेसमेंट की? चार ऑप्शन है, वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड। देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फॉर्मल असेसमेंट की, क्योंकि जब कोई भी टीचर किसी बच्चे को फॉर्मली असेस करता है तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग नहीं होता है, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आपके स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि एक ही क्वेश्चन पेपर होता था, एक ही तरीके से मार्किंग की जाती थी, तो सब कुछ चीज़ें सेम होती थी। तो इसीलिए फॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो मार्क्स के बेसिस पर होता है, यानी उसमें मार्क्स असाइन किए जाते हैं, ग्रेड असाइन किए जाते हैं, तो वो हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, वेरीज फ्रॉम केस टू केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? चार ऑप्शन है, हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन या लेव वाइगॉक्सी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन किस डोमेन में आता है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन। तीन तरीके की डोमेन होती हैं जिसमें से अफेक्टिव डोमेन में आता है रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है मोटिवेशन की? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड प्रूफ, नोबैलिटी या रिकॉल? तो इसका आंसर है रिकॉल, क्योंकि रिकॉल करने का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, जब हमें उस नॉलेज का यूज़ करना है जो हमारे पास पहले से ही है, हम उसको रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल एक टेक्निक नहीं है मोटिवेशन की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज? इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के अंदर वो किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट, फैमिली एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप, नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज? टाइप आर कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कनेक्शनिज्म या एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो इसका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है किससे रिलेटेड है? तो मैस्लो का जो हिराकी है जहाँ पे वो बताते हैं कि क्या क्या नीड्स होती हैं इंसान की और पहले क्या चाहिए इंसान को, बाद में क्या चाहिए, तो वहाँ पर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको हाईएस्ट हम कह सकते हैं एक पीक माना गया, एक हाईएस्ट नीड मानी गई है एक पर्सन की। ठीक है, तो ये मैस्लो ने कही है ये सब चीज़ें। तो इनमें से जो सबसे मुझे सही ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये मैस्लो से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज? सेंसरी मेमोरी को क्या कहते हैं? अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें समझने के लिए तीनों तरीके की मेमोरीज़ के बारे में पता होना चाहिए और इस कंसेप्ट में हमें डीप जाने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से एक है इमीडिएट मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक है नन ऑफ दीज। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इसमें क्या है, हमारा इमीडिएट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट ज़रूर करती है सेंसरी मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म से रिलेट नहीं करती है, इमीडिएट और शॉर्ट से रिलेट करती है, पर पूरी तरीके से सही नहीं है। सेंसरी मेमोरी इनसे रिलेटेड पूरी तरीके से नहीं है। तो हो सकता है जब आंसर की आती है तो उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लगा आ जाए, ऑप्शन नंबर बी लगा आ जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, पर ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंसरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ का स्टिमुलस हमें मिलता है, यानी बाहर से मान लीजिए हमारा हाथ किसी ठंडी चीज़ पे या गर्म चीज़ पे लग जाता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है जिसके थ्रू वो चीज़ें सब प्रोसेस होती हैं उसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, जो कि हमें सेंसेस के थ्रू मिलती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा
कम समय के लिए होती है, ठीक है। और जो इमीडिएट मेमोरी है वो भी कम समय के लिए होती है, और वो जब हमें कोई एक्शन लेना होता है उस टाइम पे हम अपनी यूज़ करते हैं। तो इमीडिएट मेमोरी भी कम समय के लिए होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कम समय के लिए होती है, और सेंसरी मेमोरी भी कम समय के लिए होती है। पर सेंसरी मेमोरी अलग होती है इमीडिएट मेमोरी से। तो हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएट मेमोरी सेंसरी मेमोरी तक ही सीमित नहीं है, इमीडिएट मेमोरी में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो हम कह सकते हैं इमीडिएट मेमोरी का एक पार्ट हो सकता है सेंसरी मेमोरी, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हम नहीं कह सकते कि इतना ज़्यादा रिलेटेड है, फिर भी सेंसरी मेमोरी क्योंकि छोटे टाइम के लिए होती है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसको कहा जाए। तो मुझे जो लगता है कि इसका क्लोज आंसर हो सकता है 27 का, वो या तो इमीडिएट मेमोरी हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है केसेस जब तक की आएगी कि इमीडिएट मेमोरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग या तो ए या तो डी। तो आप ये मान के चलिए कि ए हो सकता है इमीडिएट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में क्या बातें सही हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज़ पॉजिटिव, यानी जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। या फिर इंटेलिजेंस से हम ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिविटी रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। तीसरी चीज़ ये है कि क्रिएटिविटी जो टेस्ट होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड होता है, और इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। अब जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है उसमें से एक ही चीज़ सही हो सकती है, क्योंकि पहले में तो कहा गया कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, तो इससे पता चलता है कि एक रिलेशनशिप है इनके बीच में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, यानी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव होगा, तो ये एक दूसरे के एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जो मुझे लगता है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हैं, क्योंकि एक मॉडरेट इंटेलिजेंस अगर होगी उस इंसान में, यानी कि वो ठीक ठाक पर्सन होगा, यानी ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल हो। अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका IQ हाई है, लो है, या मॉडरेट है, या कैसा है। अगर उसका इंटेलिजेंस नॉर्मल है तो वो एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो वो ही क्रिएटिव होगा, कई बार पढ़ने लिखने में जो अच्छे होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ कंसिडर्ड एज द रिजर्वियर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव। एक कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है जहाँ पे कि इंस्टिंक्टिव यानी अचानक से आने वाली जो चीज़ होती है, या एनिमल ड्राइव जो होती है वो है, वो कौन सा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहाँ पर कि जैसे कि जो एंग्जाइटी प्रोवोक करने वाला बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी कोई हम गलत काम करने जा रहे हैं, उस थॉट को अनकॉन्शियसली ही रोक लिया जाता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, या फिर रैशनलाइजेशन। तो इसका आंसर है बी, रिप्रेशन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इन पीडागोजी के, हमने डिस्कस किए यूटेट पेपर फर्स्ट 2021 के। बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको आगे मिलते रहेंगे। अगर आपकी कोई सजेशंस हो या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।